हेलो स्टूडेंट्स, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्ण विचार एवं उसके भेद के एमसीक्यू पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सभी प्रश्नों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे ताकि कोई भी संशय न रहे। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ण विचार को अच्छे से पढ़ा और समझा था। तो अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ वर्ण विचार एवं उसके भेद। सबसे पहला प्रश्न है, कंठ ध्वनियां कौन सी है? वे ध्वनियां जो कंठ से निकले वे कौन सी है? ऑप्शन है क, ख, ट और ठ, न, म या फ और ब। तो इसका उत्तर होगा क और ख। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। इसमें आपको हिंदी वर्णमाला के प्रथम पंचमाक्षर को याद रखना है। वे अक्षर हो गए क, च, ट, त और प। इसे आपको याद रखना है। और दूसरा वर्ग याद रखना है आपको कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होष्ठ। तो जो भी शब्द सबसे पहले आता है इसमें कंठ, तो जो भी क वर्ग के अंतर्गत आएंगे क, ख, ग, ग, ड़, वे कहां से बोले जाएंगे? स्वरतंत्र के कंठ से। तो कंठ ध्वनियां कौन सी होगी? क और ख। अगला प्रश्न आता है, व व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उत्तर होगा दंतोष्ठ्य। य, र, ल और व ये दांत और होंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इनको दंतोष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बहुत ही सरल और आसान सा प्रश्न है ये, और इसका साधारण सा उत्तर होगा वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्योंकि इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, वर्ण अथवा अक्षर। उत्तर होगा इसका स्वर। तो स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं। स्वर हमें पता है कितने होते हैं? 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये सभी स्वतंत्र ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 36, 44, 48 या 53? इसका उत्तर होगा 44 या 44। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि मूल स्वर होते हैं 11 और मूल व्यंजन होते हैं 33 या 33। तो कुल मिला के कितने हो गए ये? 44। तो 44 हो गए हिंदी में मूल वर्ण। अगला प्रश्न आता है, हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार है? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? उत्तर होगा इसका 3। और वे 3 स्वर कौन कौन से हैं? वे हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? ये स्वर है या व्यंजन है, अयोगवा है या संयुक्ताक्षर? तो इसका उत्तर होगा अयोगवाह। ये अयोगवाह है क्योंकि ये लेखन की दृष्टि से स्वर हो जाते हैं और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन हो जाते हैं। तो ये अयोगवाह हो गए। अगला प्रश्न आता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? मूल स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर या अयोगवाह? इसका उत्तर होगा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसी को हम बुलाने के लिए जो आवाज देते हैं जिसमें लंबी आवाज होती है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे सुनो, ओम। तो इस तरह का निशान आपने देखा होगा।
वो होता है प्लूत स्वर। अगला प्रश्न आता है, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, वे क्या कहलाती है? स्वर, शब्द, व्यंजन या संयुक्त अक्षर? उत्तर होगा इसका व्यंजन। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? च, छ, ल अथवा ह? इसका उत्तर होगा छ। जैसा हम जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कौन से होते हैं वे? क, च, ट, त, प वर्ग वाले सभी। और इसमें जो छ है वह च वर्ग में से दूसरा वर्ण है, च, छ, ज। तो ये छ यहाँ पे एक स्पर्श व्यंजन होगा। च और ह उष्म व्यंजन होते हैं, जबकि ल हो गया आपका अंतस व्यंजन। य, र, ल, व अंतस व्यंजन होते हैं और श और ह उष्म व्यंजन हो गए। तो स्पर्श व्यंजन हो गया छ। अगला प्रश्न आता है, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो पहले हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? कचट तपद में से जब हम पढ़ते हैं तो जो सबसे अंतिम आता है वे होते हैं अंतिम पंचमाक्षर। क, ख, ग, घ, ड़। तो ड़ हो गया उसमें, फिर च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। तो ड, य, ण, न और म ये सभी हो गए अंतिम पंचमाक्षर। और इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है अनुनासिक, कंठ्य, तालव्य और मूर्धन्य। तो उत्तर होगा इसका अनुनासिक, क्योंकि आप इनका उच्चारण करके देखिए तो आपको एहसास होगा कि आप इन्हें नाक से बोल रहे हैं। जो नाक से बोले जाने वाले शब्द है वे अनुनासिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? च, श, ह, छ, त्र, ज्ञ, अंग, अंग, अह या फिर य, र, ल, व? तो इसका उत्तर होगा य, र, ल, व, जो अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया था कि ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। अगला प्रश्न आता है, श, श, स और ह व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? उच्छिप्त, ऊष्म, स्पर्श या संयुक्त? उत्तर होगा इसका ऊष्म। तो ये ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख में से हल्की सी गर्म हवा सी निकलती प्रतीत होती है। तो ये ऊष्मीय व्यंजन हो गई, श, श, स और ह। अगला प्रश्न है, उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है श, श, स, य, र, ल, छ, त्र, ज्ञ और ड और ढ। तो सबसे पहले ये पता करें कि उच्छिप्त क्या होता है। उच्छिप्त व्यंजन, इन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाती है, या ऐसे कह दो कि ऐसे लगता है कि शब्दों को बाहर की ओर वह धकेल रही है। वे कहलाते हैं उच्छिप्त व्यंजन। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा ड और ढ। आप उच्चारण करके देखिए, ड, ढ, तो ऐसे लग रहा है कि जीभ ने ऊपर टच किया फिर वापस से बाहर आ गई। तो ये हो गया आपके उच्छिप्त व्यंजन, ड और ढ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जो ज्ञ है वह इनमें से किन से मिलकर बना है? ऑप्शन है ज प्लस य, ज प्लस य या ज प्लस न्य अथवा ज प्लस ध। इसका उत्तर होगा ज प्लस य। जो ज होता है वह इसमें हलंत लगकर आधा हो जाता है, तो ये आधा ज प्लस य मिलकर ज्ञ बनता है। नेक्स्ट है, छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है या इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, अथवा ये व्यंजन अर्ध स्वर माने गए हैं, या ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है।
इसका उत्तर होगा कि ये संयुक्त व्यंजन है। दो वर्णों के मेल से बनते हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 28, 30, 33 या 35। सही उत्तर है इसका 35। तो हिंदी में व्यंजन वर्ण हो गए 35, क्योंकि मुख्य व्यंजन होते हैं 33 प्लस द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन ड और ढ, ये होते हैं 2, तो 33 प्लस 2 35। अगला प्रश्न आता है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य या ओष्ठ्य? तो इसका उत्तर होगा तालव्य। इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा कि श, ह ये तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है? च, छ, झ, झ या ट, ठ, ड, ढ अथवा त, थ, द, ध या प, फ, ब, भ और म? उत्तर होगा इसका ट, ठ, ड और ढ। इसकी वही ट्रिक लगाते हैं, क, च, ट। तो ट वर्ग किसमें आता है? कंठ, तालु, मूर्धा। तो मूर्धा ध्वनियां कौन सी हुई? ट, ठ, ड, ढ। तो आपको ये क, च, ट, त, प एकदम से अच्छे से याद करना पड़ेगा इस वर्ग का। और आगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। नेक्स्ट आता है, त, थ, द, ध, स आदि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य, दंत्य, मूर्धन्य या दंतोष्ठ्य? इसका सही उत्तर होगा दंत्य या दांत। तो जैसा हम जानते हैं कि त वर्ग के सभी और स और ल दंत्य जिनका उच्चारण स्थान है दांत, तो इसका उत्तर होगा दंत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ऑप्शन है, आप साथ साथ में इसका उच्चारण करके देखिए कि अगर नीचे का होठ किसी कारण से चोटिल हो जाए तो फिर आप इनका उच्चारण करेंगे तो कितनी कठिनाई होगी। ऑप्शन है ल, ब, घ और ख। इसका सही उत्तर होगा ब, क्योंकि जब हम ब का उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों होठ आपस में टकराते हैं। तो इसका उत्तर होगा ब। अगला प्रश्न आता है, घ व्यंजन का उच्चारण स्थान है दंत्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य या कंठ? उत्तर होगा इसका कंठ, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि क वर्ग का सभी उच्चारण कंठ से होता है और ये क वर्ग में ही आता है, क, ख, घ, ग। तो इनके बोलने का या उच्चारण करने का स्थान कंठ होता है। इसका उत्तर हो गया कंठ। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन है अ, आ, क, ग, य और ध, फ और भ। इसका उत्तर होगा क और ग, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण में आते हैं, अल्प प्राण वर्ण में। तो क और घ ये पहला और तीसरा हो गए अल्प प्राण में, और इनको बोलने में श्वास की मात्रा का भी कम प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे क्या कहलाते हैं? घोष ध्वनियां, महाप्राण ध्वनियां, अघोष ध्वनियां या अल्प प्राण ध्वनियां? उत्तर होगा इसका अघोष ध्वनियां। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता हो वे अघोष कहलाते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और ऊष्म व्यंजन श, श, स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार? उत्तर होगा इसका व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। ई, ए,
और ए। उत्तर है इसका ई या छोटी ई। तो ये दीर्घ स्वर नहीं है। मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। तो छोटी ई दीर्घ स्वर नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? ठ, ढ, ध और ण। आंसर होगा इसका ध। ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये ट वर्ग में नहीं आता है। ये किस में आता है? त, थ, द, ध, न। त वर्ग में आता है। अगला प्रश्न आता है, अर्धविवृत स्वर क्या होते हैं या अर्धविवृत स्वर कौन सा है इसमें? उ, ए, आ या ए। उत्तर होगा इसका ए। मुख के खुलने के आधार पर अर्धविवृत स्वर होता है। मुख विवृत से थोड़ा कम खुले लेकिन अर्ध संवृत से अधिक खुले तो वे कहलाता है अर्धविवृत। ये 4 होते हैं, अ, ए, ओ और औ। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। ख, छ और ठ, ध, च और ड़, म, श, ध या फिर य, ड, ध। इसका उत्तर होगा ख, छ और ठ। महाप्राण में ज्यादा वायु निकलती है मुंह से, वे कहलाते हैं महाप्राण वर्ण। और उसके अलावा प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण में महाप्राण वर्ण वाला वर्ग होता है। अब जैसे जो पहला ऑप्शन है उसमें ख, क और ख, ये दूसरा हो गया। च और छ, ये भी दूसरा वर्ण हो गया। और ट और ठ, तो ये एक ऑप्शन ऐसा आता है जिसमें दूसरा वर्ण ये है। तो यहाँ पर महाप्राण वर्णों वाला वर्ग यही होगा, ख, छ और ठ। अगला प्रश्न आता है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर, लिपि, ध्वनि या व्यंजन? तो इसका उत्तर होगा लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प, फ, ब, भ और म, ये कौन से व्यंजन होते हैं या कहाँ से इनका उच्चारण होता है? दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य या कंठ्य? इसका सही उत्तर होगा ओष्ठ्य, क्योंकि इनका उच्चारण होठों से होता है। और वो भी है क, च, ट, त, प, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ्य। तो इस हिसाब से ये ओष्ठ्य हो गया इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ या महाप्राण? इसका आंसर होगा संयुक्त व्यंजन। जब एक साथ मिलना या जुड़ने का काम आ गया यानी कि संयुक्त हो गया तो वे हो गए संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा अंतस्थ व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारित होते हैं और ये स्पर्शहीन व्यंजन भी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, स्पर्श व्यंजन, कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? अब आपको इन चारों में ये पता करना है कि ये चारों क, ग, ख और घ, इनमें से वह कौन सा वर्ण है जो इन चारों में एकदम सेट बैठता है? तो इसका आंसर होगा ख। अब ये ख क्यों हुआ? क्योंकि स्पर्श व्यंजन के सभी वर्ग क, ख, घ, ग, ड़, तो इसमें ये ख आता है। और कंठ ध्वनियां वो भी क वर्ग की होती है, तो क, ख, उसमें भी ये ख आ गया, तो ये कंठ ध्वनि भी हो गया, स्पर्श व्यंजन भी हो गया। और अघोष, अघोष कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो क और ख ये अपने वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो ये अघोष भी हो गया। चौथा आता है महाप्राण।
तो महाप्राण जिसको बोलने में अधिक वायु निकले, और ये हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा शब्द होता है। तो ख अपने वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो ये महाप्राण ध्वनि भी हो गया। तो इसका उत्तर हो गया ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? वे कौन सा स्वर है जो कंठ और तालु दोनों से ही बोला जाए? ई, आ, ओ और ए। तो इसका उत्तर होगा ए, क्योंकि ए और ए ये दोनों ही कंठ और तालु के संयोग से बनते हैं। उसी प्रकार ओ और औ कंठ और ओष्ठ के संयोग से बनते हैं, तो इनको कंठोष्ठीय स्वर भी कहते हैं। ये तो कहलाते हैं कंठ तालव्य स्वर और वे कहलाते हैं कंठोष्ठीय स्वर। नेक्स्ट है, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य या दंत्य? उत्तर होगा इसका मूर्धन्य। वही क, च, ट, कंठ, तालु, मूर्धा, तो ट वर्ग किसमें आ गया? मूर्धन्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? आ, उ, अ या री? उत्तर होगा इसका आ, क्योंकि इसको बोलने में हमें दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। अगला प्रश्न आता है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का अथवा स्वर का? उत्तर होगा इसका पंचम वर्ण का। तो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर या पांचवा वर्ण अपने अनुस्वार का या बिंदु का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन है अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या विवृत स्वर। उत्तर होगा इसका विवृत स्वर, क्योंकि जीभ के 3 ही भाग किए गए हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो विवृत स्वर अलग होता है, इसका उत्तर हो गया विवृत स्वर। अगला प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न, छ वर्ण किसके योग से बनता है? क प्लस श, क प्लस च, क प्लस छ या क प्लस श? उत्तर होगा इसका क प्लस श। तो स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू करने के बाद यह टॉपिक अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।